प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके लिए जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है एक दिवसीय, उसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। इसमें मैं आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सामान्य अध्ययन के चारों भागों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। ये प्रश्न आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे, तो इन्हें पढ़ते रहिए निःशुल्क। तो आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो ये थे हेरोडोटस। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई जीवन लिखित वर्णन नहीं मिलता, उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो यह है प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इसे इतिहास कहते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये हुआ था पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में मानव की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये था शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो यह है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष किस स्थान पर मिले? ये थे सुरकोतड़ा। ये काटड़ा लिखा है, सुरकोतड़ा आपको एग्जाम में मिलेगा। सिंधु घाटी के जो लोग थे, सभ्यता के जो लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। सिंधु या जो हम बात कर रहे हैं इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखिएगा वो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग थे, व्यापार करते थे वो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ये पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे पहले उगाते थे या उन्होंने उगाना प्रारंभ किया? वो था कपास। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। और यदि सिंधु घाटी की सभ्यता पूछा जाएगा तो राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल, ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। ये कुछ किताबों कालीबंगन लिखा भी आपको मिल सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1921 में। अगला देख लेते हैं, याद रखिएगा इसमें 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये थे उचित रूप से समतावादी, समानता पर आधारित। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो ये कालीबंगा में मिला। ये प्रश्न अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित होता था? तो ये थे पशुपतिनाथ। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न कई बार। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आइए कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं वैदिक संस्कृति से। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो वो था लोहा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद। यह अधिकांश प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ये ऋग्वेद के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रचिन्ह में अंकित एक शब्द है सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो ये संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता जिसने कानून का निर्माण किया वो कौन थे? वो थे राजा मनु। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति एक पुस्तक का नाम है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान काव्य कौन सा है? तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। ये महाभारत का एक अंग है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो वो था गोधन।
किस मंडल में सूत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो शूद्र जो लोग थे इनका उल्लेख मिलता है 10वें अध्याय में, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी जानते हैं 18 पुराण होते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वो था प्रकृति की उपासना करना। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र के लिए। ये परीक्षा में अधिकांश पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो अभी हमने बात की थी, ये वैदिक गणित से संबंधित है, खासकर ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो है 9वां मंडल। आइए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, 9वां मंडल से आगे बढ़ते हैं। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, किस नदी के पर लड़ा गया? तो ये पुरुषनी नदी थी, वहां पर इसका आयोजन हुआ था, वहां युद्ध लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो वो थी 1/6। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुव स्वः ये किस पुस्तक में है? कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? तो ये थे महर्षि गौतम। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? तो निष्क कहते थे स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर का मतलब होता है जुड़ना। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है जय संहिता। महाभारत की रचयिता कौन है? वो थे वेद व्यास। इसमें एक प्रश्न याद रखिएगा, वेद व्यास से संबंधित है। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है, बद्रीनाथ के निकट। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण का लेखक है महर्षि वाल्मीकि। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुब्रा का स्थान कहाँ पर है? तो कुब्रा नदी आपकी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। महाजनपद काल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश से इनका संबंध था। हर्यक वंश के किस राजा को कुणिक कहा गया? तो कुणिक कहा जाता था अजात शत्रु को। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। यहाँ याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाता है, तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो सुकरात। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व उन्होंने आक्रमण किया था। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो इसने यूरोप से भारत के लिए स्थल मार्ग को खोल दिया था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो भारत में उस समय पोरस एक राजा होते थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसे भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उसका नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये था ईरानियों के द्वारा। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी का नाम था गिरिव्रज, इसको राजगृह भी कहते थे। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे उदयन। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो ये थे घनानंद, जिसको धनानंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? तो वो थे डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। इसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य बाद में राजा बन गया था। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व इसका प्रचलन प्रारंभ हो गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो वो थे शिशुनाग।
धार्मिक आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो वह हैं वेद। वेद आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं। हिंदू धर्म की प्रमुख पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? तो वह है रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। अद्वैतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत ये नाम रामानुज ने दिया था, गणितज्ञ थे। द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य ने दिया। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में है, जो कि वहाँ इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इन्हें ज्ञान गया बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये उपदेश दिए थे पाली भाषा में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो हीनयान और महायान, ये इसके 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो वो हुए हैं 24, जिसमें प्रथम तीर्थंकर पूछा जाता है तो ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर पूछा जाएगा या अंतिम तीर्थंकर पूछा जाएगा तो वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और 527 ईसा पूर्व में पावापुरी पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो वह श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन रहने वाले। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला का संस्थापक था धर्मपाल। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो ये नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये थे गौतम बुद्ध। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये थे जमाली। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह है समंद शिखर। युद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कार्य कौन करता था या कौन था प्रमुख? वो था देवदत्त। वो संघ का प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किस में संदर्भित है? तो वो वासुदेव तथा संकर्षण में संदर्भित है। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया? तो वो था छंदोग्य उपनिषद में। जैन धर्म में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना में किया गया था। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए थे? तो वो थे नागसेन के। जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जैन संघ की तो ये की थी पावा में। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो ये थे सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो वो है आगम। जैन धर्म में कल्पसूत्र का लेखक कौन है? ये थे भद्रबाहु। ये पुस्तक अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो थे गुजरात के चालुक्य वंश के शासक। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वो है बुद्धचरित, जो कि अश्वघोष ने लिखी थी। महाभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है अभिधम्म पिटक। योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? वो थे मैत्रेयनाथ। प्यारे बच्चों, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, इनका नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य इनका वंश था, इसलिए इनको चाणक्य कहा गया।
कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता था, 3 नाम थे इनके। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो वो की थी चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के समान की जाती है? तो कौटिल्य का एक रचना है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है, उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे उसे प्रभावित किया था? तो वो था कारुबाकी, जिसने सम्राट अशोक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था? तो 1 रुपये से उसने जिस भाषा का प्रयोग किया वो थी मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था तक्षशिला में। किस सम्राट का नाम देव प्रियदर्शी था? तो वो थे सम्राट अशोक। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देख करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वो थे सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो उसे मुद्रा को पर्ण कहते थे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो थे कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, महामंत्री जिसे हम कहते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में तक्षशिला के गुरु थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु अर्थात चाणक्य। तो तक्षशिला उस समय प्रधान केंद्र था। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके शासन में राजदरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में इसको पराजित किया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडिका। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन मिलता है? तो वह विशाखदत्त के ग्रंथ में। विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो वह है मेगास्थनीज की इंडिका। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो है प्राकृतिक भाषा। प्यारे बच्चों, आज हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। ये लगभग 100 प्रश्न हैं। इसके पश्चात आपको राजनीति विज्ञान के, अर्थशास्त्र के और भूगोल के भी 100 प्रश्न मिल जाएंगे। इन्हें खाली समय में आप लोग सुनते रहिए, इससे आपको कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। निःशुल्क शिक्षण के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।